जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस STM पे। स्वागत करते हैं आप सभी का। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन आंसर। भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले। पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, इसके बाद खाली स्थान को भरना है वो भी देखेंगे। उसके बाद अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तर, ये सारा प्रश्नों को हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। एकदम 100% पूरा बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्या कर रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कह रहा है ना कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर है कि वास्तविक होता है। तो नहीं, वास्तविक नहीं होता है, क्योंकि वास्तविक मतलब होता है उल्टा। तो समतल दर्पण में उल्टा थोड़े बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ख नंबर। अगला देखिए, 2 नंबर का है ना कि परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण। तो कह रहा है कि परावर्तन का कोण, तो देखिए मान लीजिए क्या ले लिए, ले लिए वो समतल दर्पण, ठीक है। इधर से क्या आया? तो ये आया, आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, जहाँ टकराएगा उसको बोलेंगे आपतन बिंदु, टकरा कर लौटने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अपने मन से क्या डालिएगा? अभिलंब। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। अब पूछ रहे कि परावर्तन का कोण होता है, तो पढ़िए, आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। तो आपतित किरण ही है, दर्पण का सतह ही है, यानी ये वाला कोण। तो नहीं, आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचेगा अभिलंब। तो आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचेगा अभिलंब, यानी ये वाला, इसके बीच बना कोण नहीं, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। हमसे पूछ रहा है परावर्तन कोण, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। परावर्तित किरण यानी ये वाला, और दर्पण के सतह यानी ये वाला, तो क्या ये वाला कोण? तो ये भी नहीं होगा। तो अगला पढ़िए, कह रहा है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचेगा अभिलंब, यानी परावर्तित किरण यही वाला ना, और दर्पण के सतह पर खींचेगा अभिलंब, यानी इस कोण का बात कर रहा था। बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? घ। आगे देखिए, आगे कर रहा है ना, आगे कर रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है। तो देखिए, परावर्तन बोले या अपवर्तन बोले, नियम कितना होगा? 2। आगे देखिए, 4 नंबर क्या कर रहा है? 4 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण के द्वारा? कह रहा है समतल दर्पण के द्वारा। तो नहीं, समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब और सीधा बनता है। कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में टोटल 6 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन? 6 कंडीशन। 5 कंडीशन में वास्तविक और 1 कंडीशन में आभासी। या फिर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर। अगर आप इस ऑप्शन को देखिएगा तो कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा। नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ख। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी कह रहा है ना, तो कह रहा है केवल समतल दर्पण द्वारा। तो नहीं, केवल समतल दर्पण नहीं होगा। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जरूर बनता है, लेकिन केवल शब्द लगा दिया, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, केवल अवतल दर्पण द्वारा। तो नहीं, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन केवल अवतल में ही बनता है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगला कह रहा है कि केवल उत्तल दर्पण द्वारा। तो केवल उत्तल दर्पण में ही नहीं, क्योंकि उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है, समतल में भी बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में टोटल कितना कंडीशन होता है? 6 कंडीशन, जिसमें से 5 कंडीशन में कैसा बनता है? तब 5 में बनता है ना मेरे भाई वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और 1 कंडीशन जो होता है ना, 1 कंडीशन, इस 1 में कैसा बनता है? तो इस 1 में बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी। तो आंसर क्या? अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा है उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों में बनता है। अगला 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? कह रहे हैं ना कि वस्तु से छोटा। कैसा? तब वस्तु से छोटा, देखिए यहाँ पे छोटा बोल दिया, यहाँ बोल दिया कि आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से। तो समतल दर्पण से छोटा थोड़े प्राप्त होता है, समतल दर्पण से तब बराबर प्रतिबिंब न प्राप्त होता है। आभासी तो मिलता है लेकिन छोटा नहीं मिलता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगला कह रहे हैं कि अवतल दर्पण से। तो अवतल दर्पण से जब आभासी प्रतिबिंब बनता है ना मेरे भाई, तो जब आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, तब वस्तु से बड़ा बनता है, इसलिए
छोटा नहीं बनता है, तो ये आंसर होगा नहीं होगा। तो दोनों कह रहा है कि दोनों क एवं ख, तो नहीं, ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो कह रहा है उत्तल दर्पण से, तो बिल्कुल सही बात है, उत्तल दर्पण में आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। आगे देखिए 7 नंबर, आगे देखिए 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। समांतर किरण पुंज क्या हो सकता है मेरे भाई, मिल सकता है। तो पहले बनाइए क्या, देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क एवं ख दोनों इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ले लिए। अब बताइए इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं C, यहाँ बोलते हैं F। अगर कोई किरण फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। देखिए प्रतिबिंब बनाने के नियम में हम लोग 3 गो नियम पढ़े थे। कितना नियम, 3 नियम, 4 नियम पढ़े थे। 4 नियम हम लोग को पढ़ना। देखिए पहला बोलता है कि समांतर जाएगा तब फोकस से आएगा, दूसरा बोलता है फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, तीसरा बोलता है कि अगर ध्रुव से होकर के आएगा तो समान कोण बनाते हुए लौट जाएगा, और चौथा बोलता है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जाएगा तो उसी पथ से वापस लौट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला देखिए 8 नंबर, 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। यानी अवतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को कहाँ रखिएगा कि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर तब प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। बहुत ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी यानी एफ, कारण उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि होता है एफ बराबर r/2। एफ बराबर कितना होता है, r/2। अब देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बोलेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर, देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है, यानी बट्टा 2 का मतलब होता है आधा। बट्टा 2 का मतलब क्या होता है, आधा। अब देखिए कहते ना कि वक्रता त्रिज्या का, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी हो ना, वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है, नहीं आधा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या होगा, आधा हो जाएगा। अगला 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जब वस्तु P और F के बीच होता है ना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जब वस्तु अवतल दर्पण में P और F के बीच यानी ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो बनेगा वस्तु के ओर ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक और बड़ा बनेगा, तो नहीं वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी और बड़ा बनेगा। और वास्तविक और छोटा, तो नहीं, कह रहा है आभासी और बड़ा, तो यही हो जाएगा आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। आगे देखिए कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, अवतल दर्पण कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाना, तब वस्तु बिंब की स्थिति क्या होगी, वस्तु का स्थिति क्या होगा। तभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आवर्धित यानी बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा और वस्तु के ओर ही बन जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी में चालक के सामने क्या लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी सीधे कहना चाह रहा है कि चालक के सामने जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर में किसका यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका दृष्टिपरास अधिक होता है, ताकि बहुत पीछे स्थित वस्तु को भी इसमें साफ देख लिया जाता है। अगला देखिए 13 नंबर कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा बोल दिया, तो जब भी काल्पनिक होगा तो सीधा ना होगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। अगला करें कि काल्पनिक और सीधा, अगला देखिए वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक कभी नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई, तो हमेशा सीधा,
हमेशा उल्टा नहीं, उल्टा नहीं था, सीधा भी उल्टा भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, हमेशा उल्टा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिए, कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए 16 नंबर, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण हो सकता है, यानी कहीं भी वस्तु को रखिएगा ना तो सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि समतल, तो बिल्कुल सही बात है, समतल तो होबे करेगा, समतल में तो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है ना। कह रहा है उत्तल, तो उत्तल में भी हमेशा सीधा बनता है। कह रहा है कि अवतल, तो नहीं, अवतल में दोनों प्रकार का बनता है, इसलिए तो बताइए समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, समतल तथा उत्तल। अगला देखिए, अगला 17 नंबर का रहना है कि f बराबर r/2 सत्य है। क्या कह रहा है कि f बराबर r/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है भाई? तो उत्तल दर्पण के लिए, परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। तो नहीं भाई, f बराबर r/2 यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या के आधा के बराबर होता है। ये दोनों दर्पण के लिए सत्य है, उत्तल बोले या अवतल बोले, दोनों के लिए सत्य है। तब देखिए, कह रहे कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल के लिए नहीं, ये भी गलत है। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए तो बिल्कुल सही बात है। 17 का क्या होगा? ग नंबर। आगे देखिए, 18 नंबर में कह रहा है कि चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने, यानी कौन सा सही है। देखिए समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में क्या कर रहा है कि 90 इधर से आ रहा है, इधर से क्या कर रहा है ना कि इधर से, देखिए समतल दर्पण में जितने डिग्री पर आता है तो उतना ही डिग्री पर लौट जाता है, जितने डिग्री पर आता है उतना ही डिग्री पर लौट जाता है। तो अगर ये 90 डिग्री से आया है तो इसको इसी पथ से लौट जाना चाहिए, या फिर अगर तिरछा आया है तो इसको तिरछा ही जाना चाहिए। यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। आगे देखिए, कह रहा है कि ये इधर से, देखिए इधर से अगर आएगा तो बताइए इधर से कभी नहीं जाएगा, समांतर आएगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तब फोकस से जाएगा। अब बताइए ये कौन दर्पण है? तो ये है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में फोकस से वास्तव में नहीं जाएगा, लेकिन जाते हुए प्रतीत होगा, इसलिए ये भी फिगर गलत बना हुआ है। अगला देखिए, अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला देखिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो बताइए जब समांतर आएगा तब फोकस से जाएगा, लेकिन चल कहाँ से गया? तो वक्ता केंद्र से, इसलिए ये भी गलत है। अगला देखिए, अगला हम लोग जानते हैं कि अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर के जाएगा, किधर से? तो वक्ता केंद्र से होकर के जाएगा तो पुनः उसी पथ से लौट जाएगा, तो उसी पथ से लौट गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? घ नंबर। अगला 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, एक गोलीय दर्पण जिसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m क्या है? तो m है ऋणात्मक, यानी प्लस है, m है ऋणात्मक। देखिए आवर्धन दो तरह का हो सकता है, या तो आवर्धन धनात्मक होगा या आवर्धन ऋणात्मक होगा। यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ऋणात्मक दिया हुआ है। तो जब आवर्धन धनात्मक होता है ना तब प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई? सीधा बनेगा या आभासी बनेगा। लेकिन देखिए माइनस होता है ना, जब आवर्धन का मान माइनस होगा तब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन चुन लीजिए। कह रहा है कि वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा, उल्टा। तो कह रहा है ना कि ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक है तो बताइए कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 19 का घ नंबर। जय हिंद साथियों। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। अब देखिए, अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को खत्म कर लिए, अब हम लोग पहुँच रहे कहाँ थे? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त स्थान के पूर्ति में कह रहे ना कि प्रकाश डैश में चलता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है? तो सरल रेखा में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सरल रेखा, सरल रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। 2 नंबर का रहना, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब। तो वही तो बोला कि प्रतिबिंब का आकार बस हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो दर्पण समतल होगा। दर्पण कौन होगा? दर्पण होगा समतल। अब देखिए, 3 नंबर में कह रहा है ना कि डैश प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, कह रहा है ना किस दर्पण में आपतन कोण हमेशा
डैश कोण के बराबर होता है, सॉरी किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के, किसके बराबर, परावर्तन कोण के बराबर होता है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहा है ना कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, देखिए यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए ये कोई गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिए, कह रहा है ना कि ये हो गया इसका क्या, तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सी, और इसके बीचों बीच में होगा एफ। अब ये क्या बोल रहा है, तो कह रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस का दूरी, यानी ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी फोकस दूरी कहलाता है, छोटका वाला एफ से सूचित करते हैं। तो बोलता है ना कि फोकस दूरी को डैश बोलते हैं, फोकस की दूरी को तो बोलेंगे फोकस दूरी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। अगला देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बोल रहा है कि उसके फोकस दूरी का क्या होता है, तो आर और एफ में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं आर बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना के बराबर होता है। तो फोकस गोलीय, देखिए क्या करे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का होता है, तो क्या बोलेंगे, दुगुनी होता है। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कह रहा है कि डैश दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में ना टोटल होता है कितना कंडीशन, टोटल होता है 6 कंडीशन, 6 में से 5 कंडीशन में वास्तविक बनता है और 1 कंडीशन में आभासी बनता है। जब वस्तु P और F के बीच होता है तो आभासी बनता है, बाकी सारे कंडीशन में वास्तविक बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। 8 नंबर कह रहे उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल वास्तविक वस्तु तो वास्तविक ही होगा, केवल डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब, क्या होगा आंसर, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, तो 9 नंबर कह रहा है जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के डैश से निकलती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। किधर से निकलती है मेरे भाई, समांतर निकलती है। जब भी कोई किरण अगर मुख्य अक्ष, देखिए जब भी कोई किरण फोकस से आएगा, देखिए ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये क्या है, तो ये P है और ये F है, सॉरी ये C है और ये क्या है, तो ये F है। तो अगर कोई किरण समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, लेकिन अगर कोई फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, समांतर निकलता है। अगला देखिए 10 नंबर का रहा है, 10 नंबर क्या कर रहा है, 10 नंबर कह रहा है ना कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की किरण में मापी गई दूरी, यानी आने वाली किरण आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है, यानी प्लस होता है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। अगला देखिए 11 नंबर का है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के डैश से मापी जाती है, तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये हो गया फोकस दूरी, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, ध्रुव से। ध्रुव से मापी जाती है, गोलीय दर्पण की सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। बताइए कौन दर्पण, अवतल दर्पण। ये इसका होगा ध्रुव, ये उसका होगा क्या, तो ये होगा इसका वक्रता केंद्र और इसको बीच में होगा फोकस। अब कह रहा है ना कि फोकस दूरी, तो बताइए इधर से न किरण आएगा तो इससे इधर जितना भी दूरी होगा सब प्लस होगा और इससे इधर जितना भी होगा माइनस होगा। तो फोकस किधर है, बताइए फोकस किधर है, सॉरी देखिए यहाँ इधर माइनस होगा और इधर प्लस होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इधर क्या होता है प्लस और इधर कितना होता है माइनस। ऊपर में होता है प्लस और नीचे होता है माइनस, नीचे कितना होता है माइनस, नीचे क्या होता है माइनस। तो अब देखिए इसका कारण है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इधर होता है। अब देखिए फोकस दूरी क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि इधर है तो क्या होगा ऋणात्मक, तो माइनस यानी ऋणात्मक होता है। कह रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो कहते हैं आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन कहा जाता है। अगला कह रहा है ना कि आवर्धन का धनात्मक मान, आवर्धन का धनात्मक मान किसको इंगित करता है, तो आभासी प्रतिबिंब को। अभी जस्ट बताया कि आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को इंगित करता है।
अगला करना है कि सौर ऊर्जा को संचित करने में, तो सौर ऊर्जा को संचित करने में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला कर रहा है 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, बताइए आर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमसे पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है? तो ए बराबर होता है r/2, यानी बताइए आर के जगह पे कितना रखिएगा? तो आर के जगह पे रखिएगा 32, अब 32/2 यानी कितना हो जाएगा? तो एफ आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला 17 नंबर, एक बिंदु यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, केवल वास्तविक किस में बन सकता है? वास्तविक, तो समतल में बनेगा? नहीं बनेगा। उत्तल में भी नहीं बनेगा, तो किस में बनेगा? अवतल में, अवतल दर्पण द्वारा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान को पूर्ति करें, ये आपको बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अति लघु।